नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री पे। अगर आपको इतिहास जानना होगा, आप कैसे जानेंगे? फेक न्यूज भी है, पूरे मार्केट में भरा पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, यहाँ तक कि इतिहास की किताबों में भी फेक न्यूज भरी पड़ी हुई है। आप कैसे पता लगाएंगे कि असली इतिहास क्या है? तो इस खूबसूरत टॉपिक पर चर्चा हुई है और उस चर्चा को अंतिम तक आप सुनिए, ताकि आप अच्छी तरह से ये जान सकें, आपको भी पता चल सके कि फेक न्यूज के मार्केट में आप सही न्यूज कहां से, कैसे और किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। किन गहराइयों में आपको खोदने की जरूरत, कैसे आप पता करेंगे कौन सही है। मान लीजिए कि कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति ही बोल रहा है, अब आप कैसे सोचेंगे कि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कैसे झूठ बोलेगा? तो ये यहाँ पे डिस्कशन हुआ है और इस डिस्कशन को अगर आप अंतिम तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फेक न्यूज को कैसे पर्दाफाश किया जाता है, कैसे फेक न्यूज और सही न्यूज में अंतर को पहचाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना तो कतई मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत बातचीत को। कोटले कोई आए हैं। हाँ जी, सुधाकर कोटले, बताएं क्या करना चाहते हैं। अपनी माइक अनम्यूट करें। सर हाँ सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते जी, बताइए। सर थोड़ा तबीयत खराब है सर मेरा। मेरे को थोड़ा, मैं कर्नाटक से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ सर आपसे। ओके, हेलो। बोलिए आप। सर आपका विचार मैं सुनता हूँ। हेलो। आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ सर, मैं आपका विचार मेरे को अच्छा लगता है सर। मैं यहाँ से कर्नाटक, मेरे को हिंदी नहीं आता सर थोड़ा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ आपको। अच्छा लगता है सर मेरे को, आपकी बातें जो भी है रियल लगता है। जो एक्चुअली में सब आप जो एविडेंस के साथ बताते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वो अच्छा क्या रियल है वो तो। ये दुनिया सब नहीं एक्चुअली, स्पेशली हमारे जो कर्नाटक में जो भी है ना, वो नहीं समझते। जो भी है वो अंध वक्त बोलते हैं ना, वैसे बिहेव करते। अभी मेरा थोड़ा गला बैठ गया, थोड़ा आराम नहीं है मेरे को। तो मैं कभी तो आपको बताता हूँ सर आपसे। थैंक यू, आप मेरे को ये बात करें तो बहुत धन्यवाद सर आप। ठीक है सुधाकर जी, आप किसी दिन आराम से जुड़िएगा। आप पहले अपनी तबीयत सही कर लीजिए, फिर जब आप सही हो जाइएगा फिर आप जुड़िएगा, फिर आपसे बातें सर करेंगे। ओके, हाँ, ओके। सर चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे योजना व्लॉग्स यहाँ लिखते हैं, नमो बुद्धाय साइंस जर्नी। सर आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अच्छा जी, योजना व्लॉग्स जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये मैंने आंखें नहीं खोली है, बल्कि ये आपके अंदर वो रेशनैलिटी का पोर्शन आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं था, जिसको बस एक रास्ता चाहिए था और आपने वो रास्ता खोज लिया है। ये क्रेडिट पूरी तरह से आपको जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं और देखें अब कौन। सुकुल हंसदा कोई आए हैं। हाँ जी, सुकुल हंसदा, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमस्ते सर जी। नमो बुद्धाय। हाँ जी, नमस्ते, नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर से मैं करीब 19-20 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, आपका काफी चैनल में देख रहा हूँ। मुझे डिबेट तो नहीं ओके, करना है, थोड़ा मुझे एक देवी मोरिची के बारे में थोड़ा कभी स्ट्रेन कीजिए, क्योंकि हम लोग एसटी कम्युनिटी में आते हैं। हमारा गांव में एक देवी है, ठीक है, तो उसका सर तो नहीं है, नीचे में उसके जैसे सूर्य देवता का 10 घोड़े जो होते हैं ना, उसके नीचे में ऐसे 10 घोड़े का साइन है। तो उसके बारे में थोड़ा सर्च किया, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। थोड़ा आप उस बारे में कभी स्ट्रीम कीजिए। सूर्य के जो 10 घोड़े हैं ना, ये कंसेप्ट, ये शिल्पकला बुद्धिज्म की है। हाँ, वो तो सर मुझे मैं सर्च किया, कोई मोरिची है ऐसे कुछ करके, लेकिन उनके बारे में डिटेल कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसे तो अच्छा हमारे ठीक है, कम्युनिटी में इसको पूजा आप नहीं करते हैं। एग्जैक्ट नाम बताइए, क्या आपने बताया, कौन सी देवी हैं? देवी मोरिची है शायद, और नेट में जो मुझे जो मिल रहा है, पहले हम लोग जो पूजा कर रहे हैं उसको चौंडी देवी करके ही मोरिसी, पूजा करते हैं, तो हमारा गाँव। हाँ, मोरिची। मोरिसी आपने बोला है, हाँ, मोरिसी देवी। शायद भाई, हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेंगे, इनका क्या इतिहास है, फिर इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कोई प्रतीक सिंह आए हैं। हाँ जी, प्रतीक सिंह, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी, सर बताइए। आपका ये जो कंटेंट है कुछ दिनों से मैं देख रहा था और हम्म, काफी इंफॉर्मेटिव है।
प्लेलिस्ट भी आपका सारा फॉलो करते हैं रैशनल वर्ल्ड और साइंस जर्नी में। सर एक डिबेट ऐसा नहीं करना है, इसमें एक छोटा सा सजेशन था जो आपको देना था। बोलिए। सर एक अगर जैसे देखिएगा तो सब लोग को ना थोड़ा मोटा मोटा कंफ्यूजन रहता है। एक तो एडी और बीसी में ही कंफ्यूजन रहता है कि एडी क्या है, बीसी क्या है। बीसी में भी जो रिवर्स काउंटिंग होता है उसमें भी काफी मुश्किल रहता है। तो मैं एक सजेस्ट कर रहा था कि आप लोग के पास इतना जो इन्फॉर्मेशन पूल है तो उसको एक सीक्वेंस वाइज बना लेते प्लेलिस्ट को, जो कि आपका 4,500 साल पहले वाला जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, उससे चालू करते। उसमें जो तथ्य लोग हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में आपका बुद्धिस्ट का कुछ मिला है, उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स उसका लिपि तो नहीं पढ़ पाए हम लोग, तो उससे बढ़ते हुए एक एक सीक्वेंस वाइज फिर 1700 बीसी के आसपास में सब खत्म हो गया था, उसका कोई ट्रेसेस नहीं मिल रहे हैं। 800 बीसी के आसपास में फिर से बुद्ध के एक ये मिले थे, अपने पास रेफरेंस है, अब नाम भूल गए सर, वो आप ही से सुने थे, वो जो एक आप बताए थे। मैं एक बोल रहा था सर कि इसको अगर सीक्वेंस वाइज हम लोग करते चले जाएं, क्योंकि 800 बीसी से 500 बीसी तक में 4-5 बुद्ध थे, फिर 500 बीसी के आसपास में बुद्ध आए, 300 बीसी के आसपास में ये अपना चंद्रगुप्त और वो अशोक आए, जो कि मेगास्थनीज का रेफरेंस है। तो ना सर इसको अगर हम लोग सीक्वेंस वाइज आप प्लेलिस्ट बना दीजिएगा ना, तो जो थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी जितने भी लोग डिबेट करने आ रहे हैं या जो आपसे क्वेश्चन भी करते हैं, सब आर्बिट्ररी क्वेश्चन करते हैं कि गंगा में क्या था, बनारस का क्या ये है, इधर में क्या हुआ था, उधर में क्या हुआ था। तो एक सीक्वेंस वाइज अगर कर दिया जाए ना कि भाई ऐसे एक्सपेंशन हुआ, ये 800 बीसी के आसपास में ये तथ्य मिले हैं, 300 बीसी के आसपास में ये शिलालेख मिले हैं मेगास्थनीज का, अगर ये था शुंग डायनेस्टी का ये लोग थे, शिलालेख मिले हैं, कुषाण में आए तो यहाँ मतलब जो भी एरिया है शिलालेख मिल रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट ये है। गुप्त डायनेस्टी के बारे में फाहियान और वेंगसोंग के बारे में सारा चीज जो सीक्वेंस वाइज है, शिलालेख है, रेफरेंस पॉइंट है। तो ना सर क्या होगा कि ऑन अ लार्जर स्केल सब लोगों को क्लैरिटी आ जाएगा, और जितने लोग अभी बैकफुट पे रहते हैं कि क्या हुआ था, ये हुआ था, वो ना एक सीक्वेंस वाइज रहेगा। जैसे मेरे पास भी कुछ आप लोग की वजह से थोड़ा सा क्लैरिटी आया है, बर्दन अभी भी पूरा मेरे शीशे की तरह क्लैरिटी नहीं है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ सर समझ चाह पा रहा हूँ या मतलब नहीं, कैसे अगर नहीं, आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपकी बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं जी। क्योंकि ना सर अब आप समझिए कि 800 एडी के आसपास में बाइफर्केशन चालू हुआ, जो कि वहां से ही हिंदू धर्म का जो शंकराचार्य जी का है कि उल्लेखन आता है, जैसे आप ही लोग से सुने हैं, है ना, मेरे को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था। उसके बाद से बाइफर्केशन आता है, तो कुछ तो तथ्य होगा कि कुछ रेफरेंस पॉइंट, तथ्य मतलब ऐसा नहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं, लेकिन रेफरेंसेस मिल सकते हैं हम लोग को। अब जो 56 लोग आए थे चाइनीज ट्रैवलर, वो कौन कौन थे, अगर वो कोलैबोरेटिव वे में अगर उन लोग का कुछ मिल पाए तो अगेन वो सब्सटैंशिएटिव हो जाएगा। इसके अलावा सब कुछ कोरियन लोग भी आए थे सर, उनका भी अगर कोई हम लोग को मिल पाए कहीं से, तो ना वो ऐड करेगा अपना इस डिस्कोर्स में कि भाई यहाँ से भी है, क्योंकि यहाँ तो सब चीज घालमेल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो छोड़ दीजिए, वो अलग मैटर हो गया। लेकिन जहां से भी आ रहा है वो मेगास्थनीज, फाहियान, वेंगसोंग, इत्सिंग, यही सबसे ना आ रहा है सर। अब उससे आगे सिंगयून भी था, एक सिंगयून भी था जो 520 कॉमन एरा में आया था। एडी जो है कॉमन एरा, मतलब 5वीं 6वीं सदी में, जो फाहियान और वेनसोंग के बीच में था वो। लेकिन वो चूंकि भारत के पश्चिमी भारत में ही आया था, वो पूरे भारत में नहीं घुसा था, तो उसने उधर खोतान और उन जगहों पे जितने भी बुद्धिज्म के प्रतीक थे उन सब का जिक्र किया था, फिर लौट गया था। तो इस तरह से बहुत से हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसका हम लोग लगता है हैंचूब आया था, जो वेनसोंग और उसके इत्सिंग के बाद आया था 8वीं सदी में। तो ऐसे हम लोग लगातार सर्च कर रहे हैं कि जो भी जितने भी यात्री हैं उन सब के हम लोगों को नोट्स, सारी चीजें मिलती जाए। और ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तब की बात है जब हमारे पास ना सारे डेटा एक्यूरेट आ जाए। अभी हम लोग किस तरह से निकाल रहे हैं कि जहां जहां से जो इंफॉर्मेशन निकलती जा रही है उसको हम लोग डायरेक्ट प्रेजेंट करते जा रहे हैं। मतलब एक जो है डिजिटली हम लोग पब्लिश करते जा रहे हैं। जो समझदार होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे, जो रेगुलर देखते होंगे, उनको बड़े आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।
करेक्ट लेकिन करेक्ट। अभी हम लोग वो पूरा प्रेजेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसके लिए ना अभी बहुत सारे डेटा भी आने बाकी हैं जिस पे हम तिब्बत लोग में भी काम कर कुछ रहे हैं। हाँ तिब्बत में कुछ मिला था सर, अभी कुछ दिन पहले, एक आध साल पहले की 6 महीना पहले कुछ किताब, ऑफ कोर्स हाँ वो हाँ, वो उसका 10,000 रिलेट कर रहे हैं। 10,000 से ज्यादा किताबें मिली हैं। हाँ, क्योंकि वो जला वला रहा था जब नालंदा में, तो हो सकता है ह्यू एंड क्राई हुआ होगा, तब वो लोग सेफ गार्ड हम्म। करने के लिए, मतलब मेरा रैंडम थॉट है कि वो क्यों ऐसा किया, वो छिपाया क्यों कोई, है ना, तो सब नहीं, जला वला रहा होगा तो। वो तो भारत से जब वहां गए हैं ना तिब्बत में, तो वहां जाके लिखावट भी हुई है, सब लिखा है ना, भिक्खु लोगों ने लिखा है। जी। ऐसा थोड़े है कि यहाँ से जो चीजें जला दी गई तो वो खत्म ही हो गई, उसको जाके वहां पे हम्म लिखा किसने जलाया, कौन जलाया। तभी तो चाहे तारानाथ जी हो, चाहे सुम्पा खान हो, सबने कहा कि ब्राह्मणों ने जला दिया, तीर्थकों ने हम्म। जलाया, साफ साफ लिखा है उन्होंने, तो अब ना ये सर, चीजें तो है ही। हम्म। अब जैसे आपका 56 ट्रैवलर जो आप दो तीन और बताए, वो मेरे को नहीं पता था, फाहियान सिंह, ये सब लोग हम आप लोग नाम लेते रहते हैं तो पता है। कोरियन भी कुछ आए थे हम्म। सर, आप ही लोग के इसमें डिस्कशन में हाँ कहीं ना हाँ कहीं हाँ, सुने हैं। कोरियन भी है। तो कोरियन का अब जैसे चाइनीज वाला ये लोग ट्रांसलेट किया, क्योंकि इंग्लिश का अपना ब्रिटिश का यहाँ पे ये था, तो लोग थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ा योगदान है उन लोगों का, ब्रिटिश लोग का। अब तो अदर वे हम देख रहे हैं कि वो लोग नहीं आता, तो ये कुछ पता ही नहीं चलना था अपने को, कनिंघम ये सब नहीं आता तो खत्म आप ही था कहानी। आप खुद देखिए ना कि जिसको कंस टीला कह रहा है, खुदाई से नीचे से बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं, शिलालेख मिल रहे हैं बुद्धिस्ट, उसको कंस का टीला बोल रहा है। वही। जिसको कृष्ण का टीला कह रहा है, राम का टीला, पांडव का टीला, ये हर एक हम्म, बुद्धिस्ट की चीज को जो है रामायण महाभारत जोड़ जोड़ के पूरा अंग्रेजों के समय में सबको अलग ही कहानी पकड़ा दिया था ये। अब चाणक्य का जो डिस्कोर्स है वो तो मुझे एकदम ही नहीं पता था, ये चाणक्य करके अभी 1912 के आसपास में ये कुछ आया है। हाँ हाँ, और शाम वो, शास्त्री। हाँ, शाम पैराशूट शास्त्री जो है सरकार बना दिया वहां से 1900 आके। 1905 में लिखा एक किताब, जी 1905 में जी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वही। और उसको उसको 1912 में जब अंग्रेजों ने उसको फर्जी करार दे दिया, तो हाँ, इन्होंने कहा कि अच्छा इस किताब में ना थोड़ी गलती हो गई है, दोबारा से लिखते हैं, दोबारा फिर 1920 में लिख के ले आते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो वही ना सर, मतलब आप अंग्रेज ये को देखने देखिए। का मेरा हाँ नजरिया बहुत चेंज हो गया है। पहले जैसे मैं हाँ पूरा एकदम एडवर्स था, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग नहीं आते तब तो ये कुछ उपाय ही नहीं हम्म। था, तब तो फिर मतलब क्या ही हो पाता, है ना, तो ये सब मैं। एक और चीज था ना प्रतीक जी, एक और चीज था कि आप अंग्रेजों से नफरत करने लगिए, तो जब आप किसी से नफरत, जैसे अभी हिंदू मुसलमान चल रहा है, अब जब हम मुस्लिम से नफरत करने लगेंगे, तो अब उनका एक लेखक था अलबरूनी, जो भारत के ट्रेवलिंग का जो इतिहास है वो गजब का स्कॉलर है, हाँ, मतलब उसकी नेक्स्ट टक्कर जो पॉइंट है वही था अलबरूनी सर, की मैं अभी टक्कर। अलब्रूनी के हाँ बारे में ही हाँ, बोलने वाला था। तो हाँ, अब जब हिंदू मुसलमान का सिगुफा चलेगा, तो अब अलबरूनी जो बात कहेगा उसको ये कह के खारिज किया जाएगा, अरे वो मुस्लिम था, उसके मन में हाँ, पहले से ही हेट रहा होगा। मतलब इसी तरह से अंग्रेजों के जो रेफरेंस हैं उसको खारिज करने के लिए इन्होंने क्या कहा, मैक्स मुलर ने सब खराब कर दिया, उसका उद्देश्य था देश को बर्बाद करना, यहाँ का धर्म बर्बाद करना, ईसाई थे सब, तो अंग्रेज खराब थे, लूटने आए थे। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई वो लूटने आए थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई कोई लूटने आया था लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी अगर करके गया है तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या है भाई। हर व्यक्ति के तो दो तीन पक्ष होते हैं ना, बहुत सारे राजा जो होते हैं हिंसक भी होते हैं, मार काट भी करते हैं, लेकिन जब वो कोई अच्छी उपलब्धि भी तो देके गए हैं ना, ऑब्वियसली उसको हर कोई का कंसिडर। दो चार हाँ, साइड होता है। अकबरी क्या था आपका, दूसरी। अकबर का हाँ आप नेगेटिव साइड या औरंगजेब का नेगेटिव साइड ही थोड़ी कीजिएगा। अब अशोका का ही आप एक ही साइड थोड़ी कीजिएगा, वो तो मैसाकर भी किया था कलिंगा को, है ना, तो हाँ, दो तीन लड़ाई भी साइड तो किया हर था, कोई का फिर उसमें रहता सुधार भी आया। तो है। हाँ। हमें वो सारे पहलुओं को चेक करना होता है। आइए क्या करते हैं कि नफरत मतलब ना उसको इग्नोर कर दो, मतलब उसको मानो ही मत, और ना मानो तो वो बड़े आसानी से अपना इतिहास इनका छुप जाता है। अंग्रेजों को, अच्छा मुगलों का इन्होंने कभी उसके खिलाफ आंदोलन नहीं चलाया, मुगलों को हम्म भगाने का। हम्म। उल्टे इसका नेक्स्ट पॉइंट में अंग्रेजों के आप। खिलाफ मुस्लिम को इन्होंने खड़ा किया, हम्म बहादुर शाह जफर को, कि भाई अंग्रेजों से प्रथम संक्रांति करते हैं, क्रांति करते हैं, अंग्रेज हारेगा, अब बहादुर शाह जफर आप देश संभाल लीजिए, उसको राजा बनाने को तैयार थे। ये बताइए। हम्म। अब इस पे सर नेक्स्ट पॉइंट में हमारे थे मुगल का भी, कि मुगल में जो, अब जैसे सीक्वेंस वाइज आते जाइएगा, तो मुगल में भी क्या डिस्कोर्स हुआ, क्या क्या हुआ, नवरत्न कौन कौन थे, तो आपको ना सर काफी जो हिस्ट्री है, अभी देखिए आपके भी जो डिबेट लोग करने आते हैं, सब रैंडम थ्योरी हम्म। में चलता है।
कोई आपको बनारस लेके भिड़ जाएगा, कोई आपको जो भी है सारनाथ लेके भिड़ जाएगा, कहीं पे आपसे क्वेश्चन करने लगेगा मथुरा के बारे में, कोई आपसे क्वेश्चन करेगा तकसीला के बारे में, या आप जस्टिफाई करोगे कश्मीर के बारे में, है ना। तो मैं बोल रहा था, मैं जो देखिए सर, हम आर्बिट्ररी आपको बता रहे हैं, बहुत रैंडम बता रहे हैं। आप इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि इसको सिलसिलेवार ढंग से लिख ही दिया जाए, डॉक्यूमेंट कर दिया जाए, लेकिन मतलब एक अभी जो प्लेलिस्ट भी आप बना दीजिए अपने हिसाब से, एक प्लेलिस्ट बना दीजिए। मैं 3 साइड का बात कर रहा हूँ सर। एक प्लेलिस्ट की आपके हिसाब से सही इतिहास क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर आईबीसी, ठीक है। आईबीसी से उस प्लेलिस्ट में इस सदी से, जैसे 4500 से 1700 बीसी तक क्या क्या तथ्य अवेलेबल है, मतलब टिल डेट का। अब ठीक है, अब मानिए कि 6 महीने बाद कुछ नया डिस्कवरी हुआ, या आपका इंडस वैली का लिपि पढ़ लिया, तो उसी में एक और ऐड कर दीजिएगा, है ना। वो तो ऐड होता ही है उसी में, उस प्लेलिस्ट में। फिर 1700 बीसी से 800 बीसी तक तो बहुत बड़ा गैप है, उसमें बहुत रैंडम थ्योरी चलता है ना। उसी में बोलते हैं महाभारत बना। तो भाई आपके पास क्या तथ्य है ना, या क्या हो सकता है, वो कुछ आ जाए, एक दो वीडियो उसमें बन जाए, शिलालेख है या जो भी है। इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से एक बन जाए आपका, कि भाई मेरे हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से जो अवेलेबल डॉक्यूमेंटेशन है, दैट कैन नॉट बी कन्फ्रंटेड फ्रॉम एनीबॉडी, क्योंकि वो है, सीक्वेंस है, अब शिलालेख है भैया, तो क्या तुम कन्फ्रंट करोगे? फोटो है तो क्या तुम कन्फ्रंट करोगे? कौन आके बोलेगा कि नहीं तुम ऐसा डिस्कोर्स लेना चाह रहे हो, तुम मिसलीड करना चाह रहे हो? ऐसा कोई बात ही नहीं है भाई, वो देख लो। तो एक सीक्वेंस बना दिए सर कि हिस्ट्री एज पर द अवेलेबल डेटा पॉइंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, एक वो बना दीजिए। सेकंड पर्सपेक्टिव हम ये चाहते थे सर कि आप ना जो ट्रैवलर के डॉक्यूमेंटेशन है ना, ट्रैवलर डॉक्यूमेंटेशन, नॉट ओनली फाहियान, नॉट ओनली दिस योर इट सिंह, बल्कि ये 56 लोग क्या थे क्या नहीं थे। क्योंकि देखिए सर, अपने लोगों में ही बहुत लोग रिसोर्सफुल होते हैं। सम पीपल कैन बी ट्रैवलिंग टू योर चाइना, से फॉर दैट मैटर दे कैन बी गोइंग टू कोरिया, तो वहां से आपको हेल्प कर देगा कोई, अगर आपके होगा तो। यू नेवर नो, अगर कोई सुना होगा 6 महीने बाद सुनेगा, 2 साल के बाद सुनेगा, तो वहां से कोई कन्वर्ट करके कोरियन मैन्युस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करके आपको दे देगा, दैट विल हेल्प यू। तो एक सर उसको बना लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट तो आपको एक्चुअल में बताया कि ऐसा, मैं आपको बस सर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, यू नो बेटर कि क्या तो कैसे क्या करना है, जो मेरे माइंड में आया, क्योंकि मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ। मैं एट रैंडम आपका वो ये लगा के सो जाते हैं, उसमें सुनते रहते हैं। रात का सबसे लास्ट वीडियो आप ही का रहता है, तो उसमें काफी कुछ हम ग्रास्प करते रहते हैं। तो मैं वही सोच रहा था कि एक प्लेलिस्ट बन जाता जो कि एक्चुअल हिस्ट्री आ जाए, एक प्लेलिस्ट आ जाता कि जो कि ट्रैवलर्स क्या बोले हैं। क्योंकि देखिए जो लिखा हुआ है, ये सुने करोड़ों साल से, वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्या ही बोलूं, ठीक है। बट देन सम पीपल हैव रिटन सर्टेन थिंग, दोस चाइनीज ट्रैवलर, कोरियन ट्रैवलर, आपके अल ब्रूनी, ये आपके इधर के भी अरब के कोई ट्रैवलर है, वो क्या कहता है, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दीजिए कि भाई ये चीज है। वो आते, आप जो कह रहे हैं ना प्रतीक जी, जैसे आज है, तो आज हमने जो कवर किया मथुरा पे, तो हमने 3 पर्सपेक्टिव दिखा दिया। पूरा वेन सॉन्ग ने क्या लिखा, फाहियान ने क्या लिखा, और अलेक्जेंडर कर्निंघम ने क्या लिखा। अब इससे क्या होगा कि आज की जो वीडियो देखेगा उसको ये 3 सिनेरियो एकदम क्लियर हो जाएगा कि मथुरा के बारे में ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। तो हम लोग लाएंगे, जैसे जैसे जो जो डेटा हमारे हाथ आते जाएगा, अब सर्च कर रहे हैं ना, लगातार हम लोग उसको निकाल रहे हैं डेटा। अब जैसे एक होता है ना, देखें, जो स्कूल का टीचर पढ़ाता है, जितने भी जो एकेडमिक टीचर हैं, वो पता है कैसे पढ़ाते हैं, उनके पास ना किताब है। ऐसे हजारों लेखक जो हैं किताब लिख के गए हैं, उन किताबों को खोलते हैं, 2-3 किताब खोल लिए, आराम से उसका पीपीटी बन गया, पीडीएफ बन गया, स्कूल में जाकर पढ़ा दिया, ये वंश था, ये वंश था, ऐसे था, ऐसे था। हम लोगों का काम ये नहीं, हम उनकी किताब को छूते तक नहीं है, सब सेकेंडरी सोर्सेस हैं। हम लोग डायरेक्ट प्राइमरी सोर्सेस उठाते हैं कि प्राइमरी सोर्स ने क्या कहा है, और उन प्राइमरी सोर्सेस को निकालने में बहुत समय लगता है, क्योंकि बहुत टफ है, बहुत ही आपको मुश्किल भी होगा। राजेंद्र प्रसाद सिंह सर जो हैं, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, और देखिए वो भी काफी इंफॉर्मेशन के खान हैं, है ना। तो ये सब बहुत जानकारी है उनको। वो तो इसीलिए हम चीजों को, आपकी सजेशन हमें हमेशा ध्यान में रहेगा।
डॉक्यूमेंटेशन या आगे की चीज़ें जो हैं उस तरह से होंगी, वो करेंगी। बहरहाल हम लोगों की एक और पॉइंट है ना, अब एक रहता है ना कि इतिहास लेखन, कोई आदमी जो है आराम से 2 महीना बैठ के किताब लिख देगा, जितनी जानकारी है उस पर आराम से बैठ के लिख दिए। लेकिन अभी हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को डेली लोगों को एंगेज भी रखना है, डेली पब्लिक के सामने इन्फॉर्मेशन भी लाते रहना है। तो इस कारण से थोड़ा-सा शेड्यूल हम लोगों को सारा चीज़ जो है बैलेंस करके चल रहे हैं। अब वो होगा, आपका जो सजेशन है बहुत सटीक है, सही सजेशन है। ठीक सर है ये प्रदीप जी। दूसरा पॉइंट तो था ट्रैवलर वाला। फर्स्ट पॉइंट वाज हाँ, कि हाँ। योर एक्चुअल हिस्ट्री, सेकंड वाज योर ट्रैवलर का डॉक्यूमेंटेशन। उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दीजिएगा ना तो एक ही जगह सब चीज रहेगा। थर्ड हुँ, थिंग जो हम सोच पा रहे हैं ना सर, वो जो शिलालेख हुँ। है, दैट इज योर हाँ, हाँ। मोस्ट कॉन्क्रीट थिंग। उसको कोई भी डिनाई हुँ, नहीं कर सकता है, शिलालेख में जो लिख दिया गया है ना। तो हुँ, एक हुँ, ना प्लेलिस्ट सर उसका बना दीजिएगा कि भाई ये भरूच से मिला था, अब देखो भैया ये हुँ, फोटो है और इसमें ये लिखा हुआ है जो भी लिपि में, और इसका कन्वर्जन जो हिंदी में है, सिंपल हिंदी अंग्रेजी में ये है ना, ये तुम्हारा हुँ, सारनाथ हुँ, में है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका अंग्रेजी और हिंदी अनुवादन ये है। तो ये जो आपका तैयार होते जाएगा ना सर, धीरे धीरे कॉन्क्रीट, तो जो हुँ, हुँ। देखिए ये मैं लेमैन की तरफ से बोल रहा हूँ सर। देखिए आप लोग का लेवल अलग है, आप लोग का रिसर्च अलग है ना, आपका एक्यूमेन अलग है, आपका अंडरस्टैंडिंग अलग है। आप लोग जितना घुसे हुए हैं, राजेंद्र प्रसाद सिंह सर, आप लोग है ना, वो अलग लेवल पे हैं। लेकिन इजी टू इंटरप्रेट आदमी जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि आपके साथ जितने डिस्कशन लोग करते हैं उनका स्तर क्या है ना। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसके लिए भी आपको इजी टू इंटरप्रेट चीज बताना पड़ेगा कि भैया देखो ये चीज हुआ था सीक्वेंस में, जितना दिमाग। अभी तो सर आधा आदमी को तो एडी और बीसी में कंफ्यूज कर जाएगा। नहीं, आप तो जान ही रहे होंगे ना सर कि नहीं, हम लोग बताए हैं, बहुत पहले भी लोगों ने ये पूछा था, तब हम लोगों ने बता दिया था कि एडी या जो कॉमन एरा है, वो बोलते हैं कि आज से जीसस का जन्म 2000 साल पहले था। तो आप जी समझिए कि जब 2000 साल आज से पहले है, उसको ज़ीरो मान के चलिए, और जी उस जी ज़ीरो से पहले का जो समय है, उसको हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट। और उसके पहले मतलब 2000 साल से बाद का जो है, उसको कॉमन एरा या एडी कहते हैं। तो करेक्ट। अब कोई कह रहा है कि पहली सदी का मतलब ये हो गया कि आज से जीरो से 2000 साल पहले, हाँ, 2000 साल पहले से 1900 साल के बीच की बात चल रही है। और दूसरी ये सर, सदी, ये हाँ, डेटा ना जो आप दे रहे हैं ना सर, वो ज्यादा लोग इंटरप्रेट भी नहीं कर पाते हैं कि अभी हम लोग 2024 है तो इसकी 21वीं सदी क्या करते हैं, क्यों बोलते हैं। ठीक हुँ, है, लेकिन हुँ, ठीक है, हुँ, दैट इज फेयर है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं ना कि इस मास के लिए आपको, मैं भी उसी मास में हूँ, मैं भी हुँ, कोई हुँ, स्कॉलर नहीं हूँ सर, मैं भी बहुत ग्रास रूट लेवल का आदमी हूँ, है ना। ये अभी सब तो कोरोना वोरोना के बाद ये सब थोड़ा सा हम लोग वीडियो देखना चालू किए, और ये अदर साइड ऑफ द टेबल हम लोग देखना चालू किए क्या क्या हुआ है ना। तो हुँ। मैं ये चाह रहा था कि स्कॉलरली लेवल से हट के अगर इस तरह से बनाइएगा ना तो लोगों को समझ में आने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, जो मैं सोच पा रहा हूँ। समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। ठीक है जी प्रतीक जी, इसको जी भी हम लोग कर लेंगे। ओके। ठीक है सर, नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे लर्निंग थॉट्स यहाँ लिखते हैं, बाबा साहब की राह, बुद्ध के विचार, यही हो बस जीवन का आधार, नमो बुद्धाय। और फ्रीकी गाय लिखते हैं, सर क्योरा में बुद्धा को नारी विरोधी प्रचार कर रहे हैं। तो मैं तो ओपन चैलेंज दे रखा हूँ ना, किसी भी माई के लाल में दम हो, वो आके डिबेट कर ले, काहे नहीं आ जाता है एक भी माई के लाल। कहीं भी कोई प्रचार करे तो बहुजन समाज को भी प्रचार करना होगा, जवाब तो देना पड़ेगा वहां पे। ओपन चैलेंज है ना, किसी भी माई के लाल में आके हमसे डिबेट कर ले। बाला साहब जी यहाँ लिखते हैं, एसचे सर, प्रतीक सर ठीक बोल रहे हैं, हम किसी को एक झटके में शांत कर सकते हैं अगर ये सब टाइम पे मिलेगा तो। बाला साहब नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, ये सारी चीजें एक साथ मिलेगी, आप शांत कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप वैदिक युग का घालमेल पढ़ेंगे तो उन्होंने प्री हिस्टोरिक से हिस्टोरिक पीरियड से लेके डिवाइड करके एक एक चीज को आगे लेके तो गए हैं, सब चीज लेके गए हैं। बात ये नहीं है, बात यहाँ पे उस पब्लिक की है जो आपने सुना होगा, एक वेब सीरीज आई थी आश्रम। तो पहला जो सीजन था उसमें क्या दिखाता है कि जो उसकी बेटी जो है अपने ले जाके आश्रम में रखाता है। जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ वहाँ पे दिक्कत है, उसका यौन शोषण हो रहा है, वहाँ पे बलात्कार हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रहा है, फिर भी बाप चुप है, उसको कहता है कि चुपचाप वहीं पे चली जा। क्यों? उसका बिजनेस ग्रोथ जो है बाबा के साथ डील हुई है।
अब वो अपने बिजनेस ग्रोथ के नाम पर अपने उसकी बेटी जो है बलि चढ़ रही है, वहां पे शोषण हो रहा है, उसको भी होने देता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से कहानियां बहुत गहरी हैं। आप सोच रहे हैं कि हम सही हैं, सत्य हैं, सही चीजें उनको दिखा देंगे, वो मान लेंगे, नहीं, बात इतनी सी नहीं है ना। बात यह है कि उसने उस चीज को अपने अंदर घुसा लिया है कि हमारा धर्म है, मजहब है, रिलीजन है, इसी को हमको फॉलो करना है। आप सत्य दिखाएंगे या सत्य से उसको मतलब नहीं है। उसको तो कोई अंधभक्त ये सिखा देगा, गला काट दे, किसी का जीभ काट दे, वो भी करने पहुंच जाते हैं सब। देखिए, कोई अपने बेटे को, बेटी को ही गला काट दे रहा है, कोई जो है अपनी माँ का ही गला काट के देवी जी को चढ़ा दे रहा है, ये सब भी तो कर ले रहे हैं सब ना। उनको, वैसे व्यक्तियों को आप सच दिखाएंगे, वो सच समझ जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो भारत में सबसे पढ़ा लिखा वर्ग जो है ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को सारी सच्चाई पता है। जो हम लोग बता रहे हैं कोई नई चीज थोड़े, हम जो खोज खोज के रखे, वो सारा डेटा उसके पास पहले से भरा पड़ा हुआ है, सब उसके नजरों से आया, फिर भी उसने झूठ बोला है, झूठ बोल के झूठी चीज प्रचारित की है। तो यहाँ पे बात यह है कि सिर्फ सत्य की बात नहीं है, लेकिन सजेशन जो था प्रतीक जी का वो बिल्कुल सही है, उस पर हम लोग काम करेंगे। बोलिए। बोलो। जय भीम। जय। हाँ हाँ, जय भीम। निवासी। हाँ, जय मूल निवासी, बताइए। सर, ये मेरा बेटा है, 8 साल का है, और मेरी बेटी भी आपको बहुत पसंद करते हैं और आज बात करना चाहते हैं, तो थोड़ा 2 मिनट इनसे बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बोलें। किसने तोड़े अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ किसने तोड़े? किसने तोड़े? अच्छा, अशोक स्तंभ किसने तोड़े हैं भारत में? देखें, अशोक स्तंभ भारत में टूटे हुए मिले हैं। एक जानकारी मिलती है नागेश्वर में, जो उड़ीसा में है, उसमें 1820 के करीब में एक अंग्रेज की पोस्टिंग हुई थी। तो वहाँ एक टेम्पल में वो गए, तो उन्होंने देखा कि सम्राट अशोक का स्तंभ जो था, एक पिलर था काफी ऊंचा, 40-45 फीट का ऊंचा था, और उसको चारों बगल से घेर के लोग उसको मंदिर बताते थे, उसको शिव जी से जोड़ते थे। फिर 1988 में उसने अपनी रिपोर्ट लिख दी थी कि इतना फीट ऊंचा है। फिर 1988 में एक दूसरी अंग्रेज जब गया वहां पे उस जगह की जांच करने के लिए, तो पता चला कि अब वो जो है मात्र 5 फुट रह गया था, यानी कि उसको तोड़ दिया गया था। और फिर कर्निंघम महोदय ने, जो चार्ल्स एलन जो है, उन्होंने अपने किताब में लिखा, सम्राट अशोक द सर्च ऑफ अशोका में, कि वो जो टूटा हुआ भाग था ऊपर का, शीर्ष था, वो वहीं से कुछ दूरी पर मिला, और तालाब जो थी उसमें तोड़ के डाला गया था, उसमें वो चीजें मिली थी। अब सवाल ये है कि कोई व्यक्ति 1820 के करीब में अगर उसे मंदिर मान रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, वो अचानक से 1888 के बीच में अपने ही, जिसको शिवलिंग बता रहा था इतना बड़ा शिवलिंग है, उसी को तोड़ के, उसके शीर्ष को तोड़ के इधर उधर क्यों फेंक रहा है? बगल के झील में क्यों फेंक देगा? जब दिन रात ब्राह्मण है, वो भी उस समय भी वो मंदिर था, तब भी मंदिर था, और बीच में जो ये गैप आया, इस गैप के बीच में 60 साल का जो गैप हुआ, 60 और 68 ईयर्स का, इस बीच में किसने तोड़ दिया? अगर किसी दूसरे ने तोड़ा होता अंग्रेजों के शासन काल में, तो रिपोर्ट लिखवाता, दंगा फसाद हो जाता। तो ये एक सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि ब्राह्मणिज्म को जैसे जैसे पता चलते गया कि अंग्रेज जो है अब इस पिलर को सम्राट अशोक का पिलर बता रहे हैं, अब ये भीम की गदा नहीं रह गई है, इस शिव का लिंग नहीं रह गया है, तो ये सारा का सारा तोड़ने लगे। ये एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं। जैसे किसी राजा का उसमें जो कैंपस था, उसमें सम्राट अशोक के पिलर लगे हुए थे, उसको दंगे फसाद में उखाड़ के चक्कर में कैसे तोड़ दिया गया। बनारस में दंगा हुआ था अंग्रेजों के समय में, वहां पे इन्होंने पिलर को तोड़ दिया था, और जो टूटा हुआ छोटा भाग है 6-7 फीट का, उसको जो है चारों बगल से घेर के और वो बना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं शिवलिंग बता के। अयोध्या में इन्होंने सम्राट अशोक का जो ऊपर का शीर्ष होता है उसको उल्टा रख के शिवलिंग बना के उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल मिले हैं, जिससे साबित होता है कि ये इन्हीं लोगों का काम है, ब्राह्मणिज्म का ये पूरा काम है। जी, थैंक यू। थैंक यू। एक सवाल और मेरी बेटी का भी था। हाँ, बोलिए बोलिए। गौतम बुद्ध का घर कहाँ पे है? गौतम बुद्ध का घर जो है वो
थोड़ा सा हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। असल में क्या हुआ है कि आज हम लोगों का जो भारत है ना, वो कई भागों में बट गया है। आज हम लोगों का भारत जम्बू द्वीप की बजाय नेपाल हो गया है, आज वो अफगानिस्तान भी हो गया है, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया है, भारत तो है ही, तिब्बत में कुछ हिस्सा चला गया है, तो बड़ा अलग अलग सा हो गया है। सम्राट अशोक के समय में ये सब एक में ही था। सम्राट अशोक ने एक इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक का मिला लुम्बिनी में, जहाँ पे सम्राट अशोक ये बात कहते हैं कि ये जो जगह है, लिखवाए हैं उस पे कि ये जो जगह है यहाँ पे शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, तो हम यहाँ पे कर जो है वो थोड़ा कम लेंगे लोगों से, क्योंकि ये शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। तो उन्होंने हर जगह से वो 1/6 भाग, यानी कि आप समझिए कि 10 रुपए है, 6 रुपए है, तो 6 में से एक हिस्सा टैक्स के रूप में लेते थे। वहां पे उन्होंने कहा कि 8 रुपए में से सिर्फ 1 रुपए लूंगा, यानी कि एक हिस्सा 1/8वां भाग लूंगा, टैक्स रिलैक्सेशन दे दिया था। और चूंकि उन्होंने वहां पे इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, इससे ये पता चलता है कि वो क्षेत्र, कर वाला क्षेत्र भी भारत के अंदर में आता था, जम्बू द्वीप के अंदर में आता था, सम्राट अशोक के अंदर में आता था। तो इसी तरह से फाहियान आता है, वेनसोंग आता है, उन्होंने भी उन जगहों पर जाकर घूमा था, लेकिन कभी उन्होंने नहीं कहा कि भारत से अलग, जम्बू द्वीप से अलग कोई दूसरा स्वतंत्र राज्य है या दूसरा कोई देश है। ऐसा इन लोगों ने भी कहीं नहीं बताया है। तो इससे ये पता चलता है कि वो उस समय भारत का ही जगह था। फिर क्या हुआ है कि बीच में ब्रह्मनिज्म आता है और ये सारी चीज़ों को तहस नहस करता है, हर एक हिस्ट्री दस्तावेज खत्म कर दिए जाते हैं बुद्ध से रिलेटेड। अब अंग्रेज खोजने लगे कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो ब्राह्मणों ने उनको भ्रमित करने के लिए, एक पाठक था, उसने एक किताब लिखी जिसमें बताया कि बुद्ध का जन्म उड़ीसा में हुआ था। एक नई कहानी शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, एक फुहरर था जर्मन का, उसने नेपाल में घोषणा कर दी फर्जी दिखा के कि देखो नेपाल में बुद्धा का हमको बोन्स मिल गए। लेकिन 1898 में विलियम्स पेपे जो एक बैंकर थे, उन्होंने जो भारत में कपिल वस्तु है वहां पे खुदाई करवाई थी। उस समय कपिल वस्तु नाम नहीं हुआ करता था, नाम भी सारे बाद में रखे गए हैं, सब जगह खो गई थी। खुदाई करवाई 1898 में और वहां पे उनको मिले थे बोन्स, मिले थे वहां पे 5 अलग अलग चीजें मिली थी और साइड में भी कुछ बोन्स मिले थे। तो उसको उन्होंने दिखाया कि उस पर लिखा हुआ मिला कि शाक्य मुनि बुद्ध और उनके भाइयों का समर्पित किया हुआ ये अस्थि है। लेकिन बाद में उस पर सवाल उठ गए कि ये हो सकता है सम्राट अशोक ने दोबारा बनवाया हो। तो फिर 1971 में फिर दोबारा जो है के श्रीवास्तव ने किया था, KM श्रीवास्तव ने, और उसके नीचे फिर से मिला, तो उसको मूल माना गया कि बुद्ध के समय में वो दफनाया गया था, फिर सम्राट अशोक ने ऊपर से उसको दफनाया था। तो वो जगह भारत में है। लेकिन अब नेपाल दावा करता है कि उसने भी अपनी जगह का नाम कपिल वस्तु रख लिया है, और वो ये मान के चलता है कि चूंकि लुम्बिनी आज नेपाल का हिस्सा है, तो इसीलिए बुद्ध जो है नेपाल के हैं। अब जगह भी बट गया है। तो अब पूरा दुनिया जो है, चूंकि बुद्ध का जन्म रास्ते में हुआ था, उनकी माता जो है रास्ते में जा रही थी, कपिल वस्तु से अपने मायके जा रही थी, रास्ते में पेड़ के नीचे उनका जन्म वो हुआ था। तो वो जगह आज नेपाल में है, भारत के बॉर्डर से 7-8 किलोमीटर नेपाल में है। अब भारतीयों को पता नहीं था, तो नहीं पता था तो वो नेपाल में चला गया, इनको पता होता तो ले लेते हैं। और ब्रह्मनिज्म तो खैर चाहता भी नहीं था कि वो जगह भारत में आए, उस समय उसको तो नफरत थी बुद्ध से, तो बड़ी आसानी से नेपाल के हिस्से में चला गया है। तो आज की डेट में ये कहा जाता है कि बुद्ध की कर्म भूमि भारत है और उनकी जन्म स्थान लुम्बिनी है, जो आज नेपाल का हिस्सा है। पर ऐतिहासिक रूप से बुद्ध का जन्म जम्बू द्वीप में हुआ था, कर्म भूमि उनकी जम्बू द्वीप थी, और उसका सबसे बड़ा हिस्सा भारत है। जी रिधिमा, आप लोग अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोगों को? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे बच्चे हैं 8 साल के हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं आपको, तो अच्छा, इसलिए वो आज जुड़ना चाहते थे आपसे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया दोनों लोग को। आप दोनों लोग पढ़ाई लिखाई कीजिए, नाम रोशन कीजिए। सिर्फ माता पिता का नहीं, धर्म का नाम रोशन करना है आप लोगों को, इन चीजों को आगे बढ़ाना है। ओके, बाय बाय। हाँ,
बाय। तो चलें आगे बढ़ते हैं। देखें कहाँ बड़े बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ छोटे बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझ रहे हैं, सही डेटा को समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।